हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है एंड इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है ग्रुप सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीडी जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का है। चलिए देखते हैं। मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण, श्रम विभाजन, परिस्थिति प्रदान, ये एक तरफ दिया हुआ है एंड फंक्शंस बताए गए हैं कि परिवार का कौन सा आर्थिक प्रकार में आएगा, कौन सा परिवार का जैविकी प्रकार है, कौन सा परिवार का सांस्कृतिक प्रकार है, फंक्शन है, या फिर कौन परिवार का इनमें से सामाजिक प्रकार है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन आ जाएगा जैविकी प्रकार में, परिवार का जैविकी प्रकार है। सांस्कृतिक हस्तांतरण परिवार का सांस्कृतिक प्रकार हो जाएगा। श्रम विभाजन हो जाएगा परिवार का आर्थिक प्रकार एंड जो परिस्थिति प्रदान है ये हो जाएगा परिवार का सामाजिक प्रकार में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट विषय के रूप में समाज शास्त्र का जो विकास हुआ है वो कब प्रारंभ हुआ है। एक विशिष्ट विषय के रूप में समाज शास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शंस हैं 1818, 1835, 1925 या फिर 1838। क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एक विशिष्ट विषय के रूप में समाज शास्त्र का जो विकास हुआ है वो कब प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1838 में। या ऐसे भी पूछते हैं समाज शास्त्र का जन्म कब हुआ या समाज शास्त्र का उद्भव कब हुआ, तो 1838 है। एंड समाज शास्त्र के जो जनक है या समाज शास्त्र के जो पिता है वो कौन है, अगस्त कॉम्ट है। और अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे, सेंट साइमन थे। अगस्त कॉम्ट ने जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा है वो भी दी। समाज के दो प्रकार बताए थे, स्थैतिकीय समाज और गतिकीय समाज या गतिशील समाज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया। ऑप्शंस हैं ई बर्गेस, पैट्रिक गेडिक्स, डब्ल्यू स्मॉल, जी समनर। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का जो अध्ययन है वो किसके निर्देशन में शुरू किया गया था। बर्गेस, गेडिक्स, स्मॉल, समनर ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समनर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा समनर। ठीक है, संस्था का की जो अवधारणा है, संस्था का विकास है, वो इन्होंने दी थी। इसके अलावा निर्जातीय केंद्रवाद की अवधारणा भी समनर की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहने इनमें से किसने कहा है। ऑप्शन है बर्न्स, ए एल क्रोबर, हॉबेल, नाडेल। बर्न्स, ए एल क्रोबर, हॉबेल, नाडेल ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाज शास्त्र और जो मानव शास्त्र है वो जुड़वा बहने हैं। और ये कहना किसका है,
फ्रोबर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? सामाजिक उद्विकास का आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत इनमें से किसने दिया? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, पॉल मैनहीम या फिर अल्थ्यूजर। कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, पॉल मैनहीम, अल्थ्यूजर ऑप्शंस में है। सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत पूछा जा रहा है, इनमें से किसने दिया है? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए यहाँ पर ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से भी पूछा जाता है, वैचारिक निर्धारणवादी कौन है? मैक्स वेबर आते हैं। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं। और इनकी जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, दास कैपिटल सबको पता होगा। इसके अलावा द होली फैमिली विद एंजल्स, ठीक है, द होली फैमिली विद एंजल्स ये है। इसके अलावा द जर्मन आइडियोलॉजी विद एंजल्स है, द जर्मन आइडियोलॉजी विद एंजल्स है। फिर एक है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है। फिर एक बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। फिर नेक्स्ट जो बुक है अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सारी बुक्स किसकी हैं? कार्ल मार्क्स की है। एंड आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट बुक्स का फोल्डर मिल जाएगा सोशियोलॉजी के, वहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको कराया गया है, तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। एंड जितनी भी बुक्स हैं उन्हें आपको याद करना है। कार्ल मार्क्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए, जैसे कि जो संरचना है, इन्होंने सामाजिक संरचना के दो प्रकार बताए, अधोसंरचना और अधिसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है। इसके अलावा इन्होंने वर्ग के दो प्रकार बताए थे, ठीक है। और एक था स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। स्वयं में वर्ग की अवधारणा और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा किसने दी है, ये क्या है? सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? मिथ्या चेतना की अवधारणा क्या है? धर्म को जनता के लिए अफीम इन्होंने कहा था। तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मार्क्स के हैं। एंड कार्ल मार्क्स के नाम से एक फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल के, वहां पर कुछ वीडियोस हैं जिनमें कॉन्सेप्ट को वहां पर कराया गया है। इसके अलावा एक वीडियो आपको मिलेगी कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण कथन के नाम से। तो जो इनकी महत्वपूर्ण कथन दिए जाते हैं ना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि धर्म जनता की अफीम है, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, इस तरीके से और भी कथन जो इम्पोर्टेंट है उनको कराया गया है। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मार्क्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनसे भी रिलेटेड आपको वहां पर फोल्डर में वीडियोस मिल जाएंगे। तो उन सभी वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाषणिक विशेषता इनमें से क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है या नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन बी है या तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। एंड ऑप्शन सी है या वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है। लास्ट में या नैतिक सत्ता पर आधारित है। क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता इनमें से क्या है? ब्यूरोक्रेसी की बात इन्होंने की थी वेबर ने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? या तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एंड समाजशास्त्र में जो नौकरशाही है उसकी बात वेबर ने की हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? यानी कि जो सोशल एक्शन की बात की है वेबर ने, इनमें से किसकी बात नहीं की है? आइए देखते हैं। अंतर क्रिया, तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया एंड परंपरागत क्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा? अंतर क्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंतर क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके जगह पर क्या होना चाहिए? मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, ठीक है। परंपरागत सामाजिक क्रिया की बात की है, भावनात्मक सामाजिक क्रिया की बात की है, तार्किक या वैधानिक सामाजिक क्रिया की बात की है, लास्ट में जो मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया है वो आती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं।
ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, लुई वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा। ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, लुई वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शंस में है। एंड प्लेलिस्ट का एक फोल्डर चेक करिएगा, फोल्डर महत्वपूर्ण अवधारणाएं, समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं से है। एंड उस फोल्डर में आई थिंक 8 या 10 वीडियो होंगी, छोटी छोटी हैं, 8-10 मिनट की हैं या 6 मिनट की भी है कोई कोई वीडियो। तो वहां पर केवल जो अवधारणाएं हैं वो कराई गई हैं, केवल अवधारणाएं हैं, किसकी है बस यही कराया गया है। तो वहां पर आपके जो शॉर्ट्स नोट्स हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे एंड उन सारे अवधारणाओं को आपको याद करना है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा है वो किसकी है, राधा कमल मुखर्जी की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब राधा कमल मुखर्जी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक बुक है मैन एंड हीज हैबिटेशन, मैन एंड हीज हैबिटेशन। नेक्स्ट जो बुक है इंडियन वर्किंग क्लास, इंडियन वर्किंग क्लास, ये किसकी है, राधा कमल मुखर्जी की है। नेक्स्ट जो बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये उनकी बुक है। इसके अलावा अ सिटी इन ट्रांजिशन, अ सिटी इन ट्रांजिशन ये बुक है। द फिलोसफी ऑफ मैन, ये एक दूसरी बुक है, द फिलोसफी ऑफ मैन। नेक्स्ट जो बुक है द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन, द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन, ये उनकी बुक हो जाएगी। द डायमेंशंस करके बुक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं राधा कमल मुखर्जी की एंड आपको याद करनी है। वैल्यूज से रिलेटेड जो बुक्स हैं ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र का जनक समझा जाता है, इनमें से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र का जनक समझा जाता है। ऑप्शन है जे हेबरमास, ए शुट्स, एच.आर. वेगनर, कॉल मैनहीम। हेबरमास, शुट्स, वेगनर, मैनहीम ऑप्शंस में है। किसे प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र का जनक समझा जाता है, क्या होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, आपको बताया जा चुका है पहले वीडियोस में। तो यहाँ पर क्या होगा, शुट्स हो जाएंगे, एल्फ्रेड शुट्स हो जाएंगे। और ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रघटना शास्त्र को फेनोमेनोलॉजी बोला जाता है एंड प्रघटना शास्त्र का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था, हीगल ने किया था। किसने किया था, हीगल ने किया था। और किस बुक में इन्होंने बात की है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड, फेनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड बुक है हेगल की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले प्रघटना शास्त्र की बात की। एंड दर्शन शास्त्र में जो बात की है प्रघटना शास्त्र की, फेनोमेनोलॉजी की, वो हर्सल ने की है। याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र में प्रघटना शास्त्र की, फेनोमेनोलॉजी की बात सबसे पहले किसने की है, हर्सल ने की है। और समाज शास्त्र में पूछा जाता है या समाज शास्त्र में जो प्रघटना शास्त्र के जो जनक है वो कौन है, वो एल्फ्रेड शुट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समाज शास्त्री प्रघटना शास्त्र के जनक पूछा जा रहा है तो शुट्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, यह कथन की भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है या उदाहरण है। ऑप्शन है सांस्कृतिक सापेक्षता, नृजातीय केंद्रवाद, पुनः समाजीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक सापेक्षता, नृजातीय केंद्रवाद, पुनः समाजीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये किसमें आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नृजातीय केंद्रवाद। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अवधारणा है वो किसकी है, समनर की अवधारणा है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यक्ति अपनी ही संस्कृति के जो मूल्य मानदंड होते हैं उन मूल्य मानदंडों के अनुसार दूसरी संस्कृति को देखता है, समझता है, परखता है, तो और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो हमारी संस्कृति है वो बेहतर है, उच्च है दूसरी संस्कृति के, ठीक है। तो ये नृजातीय केंद्रवाद यही है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये अवधारणा है किसकी, समनर, ऐसे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सामाजिक प्रतिमान की विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। मानव का पथ प्रदर्शन, नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित होते हैं, सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। सामाजिक प्रतिमान की विशेषताएं बताना है, इनमें से क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जो सोशल पैटर्न है, नॉर्म्स है, उनकी बात की जाए कि क्या होते हैं, जो सामाजिक प्रतिमान है, तो जो समाज के जो नियम होते हैं वे ही सामाजिक प्रतिमान या मानदंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि किम्बॉल यंग का पूछा जाता है, एक सामाजिक प्रतिमान क्या है, समूह की अपेक्षाएं है। ये कहना किसका है, किम्बॉल यंग का है, एंड ये भी पूछा जा चुका है। तो सामाजिक प्रतिमान है वो समूह की अपेक्षाएं है, ये किम्बॉल यंग का कहना है, ये याद रखिएगा। अच्छा, समाज में जो आचरण के नियम है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, आचरण है, वो कैसा होना चाहिए, तो उसके जो नियम होते हैं, ये नियम ही सामाजिक प्रतिमान होते हैं, प्रतिमान कहलाते हैं। और जो मतलब किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए जिससे कि सामाजिक व्यवस्था बनी रह सके, वो ही जो नियम है वो ही प्रतिमान कहलाते हैं, या मानदंड हम जिसे कहते हैं, सामाजिक मानदंड, वो यही कहलाते हैं। ठीक है, और अगर हम प्रतिमानों का वर्गीकरण करें तो सकारात्मक और नकारात्मक के आधार पर भी हम प्रतिमानों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि सकारात्मक किन कार्यों को करना चाहिए, नकारात्मक में किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, जैसे कि चोरी वगैरह करना, ये नहीं करना चाहिए, ये आ जाएगा। और एक औपचारिक अनौपचारिक में आ जाएगा। अब औपचारिक प्रतिमान कौन से हो जाएंगे, कानून, और अनौपचारिक प्रतिमान में कौन आ जाएगा, प्रथा आ जाएंगी, रूढ़ियां आ जाएंगी, ये हमारे अनौपचारिक प्रतिमानों में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को ही सभ्यता कहा है। अच्छा क्वेश्चन है, संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को इनमें से सभ्यता कहने वाले कौन है। ऑप्शन हैं गिलिन एंड गिलिन, कूले, क्रोबर, टाइलर। गिलिन एंड गिलिन, कूले, क्रोबर, टाइलर ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को सभ्यता इनमें से किसने कहा है। संस्कृति जब जटिल हो जाए या ज्यादा विकसित हो जाती है तो वह सभ्यता कहलाती है, किसका कहना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। गिलेन एंड गिलेन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है, कल्चरल सोशियोलॉजी, सांस्कृतिक समाजशास्त्र कितनी है बुक, गिलेन एंड गिलेन की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल प्रोसेस यानी कि जो सामाजिक प्रक्रिया है उसके भी 3 प्रकार बताए थे, समान सामाजिक प्रक्रिया, फिर सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग आ जाएगा, आत्मसातकरण आ जाएगा, ठीक है। और असहयोगी सामाजिकरण में क्या आ जाएगा, असहयोगी सामाजिक जो प्रक्रिया है उसमें संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, विरोध, विद्रोह, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएगा। एंड ऐसे भी पूछा जाता है, पॉइंट्स में दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, इनमें से कौन सी संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोगी ना पूछकर संगठनात्मक पूछ लेंगे या विघटनात्मक पूछ लेंगे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमान कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां है, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत है। बताइए, ऑप्शन है मैकेवर एंड पेज, मर्टन, लिंटन, रॉबर्ट बियरस्टेड। जो सामाजिक प्रतिमान है वे कार्य प्रणालियों की एक प्रमाणित विधियां हैं, कार्यों को पूरा करने का एक तरीका है, और ये हमारे समाज के द्वारा क्या है, स्वीकृत है, मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन है मैकेवर एंड पेज, मर्टन, लिंटन, रॉबर्ट बियरस्टेड। क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, रॉबर्ट बियरस्टेड। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 2 तरह के प्रतिमानों की रॉबर्ट बियरस्टेड ने बात की है, 2 प्रकार बताए हैं प्रतिमानों के, एक सामुदायिक प्रतिमान और दूसरा संघात्मक प्रतिमान, ठीक है। सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान, ये 2 प्रकार बताए हैं प्रतिमानों के रॉबर्ट बियरस्टेड ने, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विसमानता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच जो गैप होता है उसका परिणाम है। ऑप्शन है तुर्कीम, आर.के. मर्टन, पार्सन, सोरकिन। जो सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो संस्थागत साधन होते हैं, इनके बीच में जो गैप हो जाता है, नहीं प्राप्त कर पाता है व्यक्ति, इनके बीच में जो स्थिति होती है वो विसमानता की का परिणाम होती है, क्या कहलाएगा ये,
यानी कि जो सांस्कृतिक लक्ष्य और उनको प्राप्त करने का जो साधन है, इनके बीच में जो गैप होता है, वो किसका परिणाम है? इसका परिणाम क्या है? विसमानता है। किसने कहा है? दुर्खेम, मर्टन या फिर पार्सन्स या फिर सोरोकिन। दुर्खेम, मर्टन, पार्सन्स, सोरोकिन क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? आर के मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन ने विचलन के बारे में क्या कहा था? तो जो विचलन है, उसके जो बीज हैं वो समाज में ही मौजूद होते हैं, इस तरीके से स्टेटमेंट आता है। मर्टन ने विचलन के जो बीज हैं या जो विचलन के जो कारण होते हैं वो समाज की संरचना, समाज में ही होते हैं, ये याद रखिएगा, मर्टन ने कहा है। और विचलन क्या होता है? जो सामाजिक नियम है या जो अपेक्षित व्यवहार है समाज के द्वारा, या सामाजिक नियमों के जो नियम है या जो जो अपेक्षाएं समाज करता है समाज के सदस्यों से, व्यक्ति से, कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा। जब सामाजिक नियमों के विपरीत व्यवहार करता है व्यक्ति, तो वो क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। और हर समाज में व्यक्ति नियमों का पालन करता रहे ऐसा नहीं है, कभी वो अपनी इच्छाओं के अनुसार या फिर कोई किसी परिस्थिति में आकर, विशेष परिस्थिति में आकर, या विशेष कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो वो विचलन वाला जो व्यवहार है वो करने को मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो वो सामाजिक जो मानदंड है उनके अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाता है, यही विचलन की श्रेणी में आता है, यानी विचलित व्यवहार कहलाता है। और ये हर समाज में देखने को मिलता है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो विचलन मुक्त हो, ऐसा नहीं है कोई समाज जहां पर विचलन ना देखने को मिलता हो, विचलन व्यवहार ना देखने को मिलता हो। और ये समय सापेक्षिक अवधारणा है। किसी समय में जो व्यवहार है वो विचलन की श्रेणी में आ सकता है, किसी समाज में वो व्यवहार विचलन की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे विचलन वाला व्यवहार नहीं कहेंगे। और ये समाज सापेक्षिक भी है, किसी समाज में कोई व्यवहार विचलन कहलाता है और किसी समाज में वो व्यवहार विचलन नहीं कहलाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और विचलन और जो अनुरूपता है, अनुरूपता क्या होती है? जब हम समाज के नियमों, मानदंडों के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, व्यक्ति व्यवहार करता है, तो वो अनुरूपता कहलाता है। और विचलन ठीक इसके विपरीत है। जब विपरीत व्यवहार करेगा तो वो विचलन की श्रेणी में आ जाएगा। सामाजिक नियमों के विपरीत व्यवहार कर रहा है तो वो विचलन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का जो मौलिक उद्देश्य है वो धर्म था, और यह विचार किसका है ये बताना है। ऑप्शंस हैं पीएच प्रभु, केएम कपाड़िया, इरावती कार्वे, एनके दत्ता। पीएच प्रभु, केएम कपाड़िया, इरावती कार्वे, एनके दत्ता ऑप्शंस में है। जो हिंदू विवाह है वो प्राथमिक रूप से कर्तव्यों को पूरा करने के लिए होता है, और उस वजह से चूंकि कर्तव्यों को पूरा करने के लिए होता है तो उसका जो हिंदू विवाह का उद्देश्य है वो धर्म है। और ये कहना किसका, ये विचार किसका है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है पीएच प्रभु, केएम कपाड़िया, इरावती कार्वे, एनके दत्ता। बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? केएम कपाड़िया। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, केएम कपाड़िया हो जाएगा। एंड उनकी एक जो बुक है रूरल फैमिली पैटर्न, स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रूरल फैमिली पैटर्न, रूरल फैमिली पैटर्न, स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप, स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ये आपने सुना ही होगा, कपाड़िया की बुक है, काफी बार एग्जाम्स में, आपके सभी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये भी कपाड़िया की बुक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? परिवार को सार्वभौमिक संस्था इनमें से किसने कहा है? ऑप्शन है जीपी मर्डॉक, आईपी देसाई, समना, एमएन श्रीनिवास। जीपी मर्डॉक, आईपी देसाई, समना, एमएन श्रीनिवास ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा? जीपी मर्डॉक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
और इनकी जो बुक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर बुक है, सामाजिक संरचना इनकी बुक का नाम है। और इन्होंने 250 समाजों का क्या किया था, अध्ययन किया था। और ये बताया था कि जो 250 समाजों का इन्होंने अध्ययन किया उनमें परिवार का जो स्वरूप है वो कोई ना कोई परिवार का स्वरूप पाया उन्होंने हर समाजों में। और इस आधार पर कहा था कि जो परिवार है वो एक सार्वभौमिक संस्था है, हर जो समाज है उसमें परिवार जो संस्था है वो पाई जाती है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां परिवार की संस्था ना देखने को मिली हो, ना देखी हो। ठीक है, तो यहाँ पर परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, किसने कहा है, बर्डॉक ने कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है सममित परिवार की जो अवधारणा है वो किसने दी है, ये बताया गया है, पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है यंग एंड विलमोर, ओक्ले, गोमेन, मॉर्गन। सममित परिवार की अवधारणा किसने दी है, किसकी है सममित परिवार की अवधारणा? यंग एंड विलमोर, ओक्ले, गोमेन, मॉर्गन ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? यंग एंड विलफुल, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने लंदन में परिवार का अध्ययन किया था, लंदन में जो परिवार है उनका अध्ययन किया और परिवार का जो विकास हुआ है किन स्तरों पर हुआ है उसकी बात की, यानी कि परिवार के स्तरों की बात की है जिससे परिवार का विकास हुआ है। परिवार के विकास के स्तर हम कह लें, ठीक है, ये सही रहेगा, परिवार के विकास के जो स्तर रहे हैं। अब किन की बात की, 4 स्तरों की बात की है, 4 स्तर बताए हैं। एक बताया है पूर्व औद्योगिक, पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक से पहले परिवार का जो स्वरूप था वो। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर औद्योगिक समाज का परिवार, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो फैमिली है उसकी बात की। फिर सम्मित परिवार बताया और उसके अलावा लास्ट में असम्मित परिवार बताया। ठीक है, जो सम्मित परिवार है उसमें परिवार का जो स्वरूप बताया उन्होंने न्यूक्लियर बताया, न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है सम्मित परिवार में परिवार का जो स्वरूप है वो कैसा है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है, नाभिकीय परिवार है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है विस्तृत परिवार का अर्थ है, आइए देखते हैं, संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार या फिर केंद्रक परिवार। क्या होगा विस्तृत परिवार का इसमें से अर्थ, बताइए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको बताया जा चुका है विस्तृत परिवार किसे कहा जाता है, ये आपको बताया जा चुका है। संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार, केंद्रक परिवार ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या होगा, सम्मिश्रित परिवार। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत परिवार। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियर फैमिली है या जो ज्वाइंट फैमिली है उनके अलावा, यानी नाभिकीय परिवार या एकाकीय परिवार और जो संयुक्त परिवार के जो सदस्य हैं इनके अलावा जो अन्य रिश्तेदार या नातेदार जो रहते हैं परिवार में वो ही क्या कहलाता है, सम्मिश्रित परिवार कहलाता है। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली या जो ज्वाइंट फैमिली है इनके साथ जो अन्य रिश्तेदार नातेदार रहते हैं साथ में वो परिवार विस्तृत परिवार कहलाता है। जैसे कि जो सास ससुर हैं वो भी रहने लग जाए, ठीक है, परिवार में, तो वो विस्तृत परिवार कहलाएगा। और लेस्ली जो गेरॉल्ट है उन्होंने क्या कहा है कि जो विस्तृत परिवार है उस परिवार में 3 पीढ़ी के सदस्य रहते हैं, 3 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं विस्तृत परिवार में। और ये कहना किसका है, लेस्ली गेरॉल्ट का कहना है, याद रखिएगा लेस्ली गेरॉल्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने दिया है? किसका कहना है कि जो विवाह है वो बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है? ऑप्शंस हैं लूथर, पूले, वेस्टरमार्क, केलर। ठीक है, लूथर, पूले, वेस्टरमार्क, केलर, बताइए। ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर?
लूथर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और आगे रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार है? केवल यही विवाह का सही प्रकार है, किसका कहना है? ऑप्शन है मॉर्गन, वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, मजूमदार एंड मदान। मॉर्गन, वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, मजूमदार एंड मदान ऑप्शंस में है। किसका मानना है कि एक विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा है और रहेगा? ठीक है, ये सही है, ऐसे आपको बताया जा चुका है। देखिए उल्टा थोड़ा कर दिया है। ठीक है, एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार है, ऐसे करके पूछ लिया है क्या सही? कि एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा है और आगे रहेगा भी। एंड ये कहना किसका है? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया जा चुका है आपको। वेस्टरमार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेस्टरमार्क हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है, किसने कहा है? ऑप्शंस हैं गिलेन एंड गिलेन, जे.जी. गोडार्ड, इलियट एंड मेरिल, माइकल हैरिंगटन। बताइए किसका कहना है? अच्छा क्वेश्चन है। वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तरों से वंचित है, ऐसा किसने कहा है? गिलेन एंड गिलेन, जे.जी. गोडार्ड, इलियट एंड मेरिल, माइकल हैरिंगटन ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, माइकल हैरिंगटन का कहना हो, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है वधु मूल्य, दहेज, मेहर, उपहार। क्या हो जाएगा? वधु मूल्य, दहेज, मेहर, उपहार। एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला जो धन है, इनमें से वो क्या कहलाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए। मेहर कहलाएगा। ठीक है, मेहर कहलाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली प्रक्रिया है, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली प्रक्रिया या फिर पूरी तरह से एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा किस तरह की सामाजिक प्रक्रिया है? क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगी। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन ने सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस के 3 प्रकार बताए थे। एक थी समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया एंड लास्ट में असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। अब जो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें ही उन्होंने प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता जिसे बोलते हैं, संघर्ष,
प्रतिकूलता, विरोध, विद्रोह, इन सभी की बात की है। और जो प्रतिस्पर्धा है उसको क्यों हम आइसोलेशन वाला प्रोसेस कह रहे हैं, पृथक्करण की हम प्रक्रिया कह रहे हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का भाव ये देखने को मिलता है, इसी वजह से कहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रतिस्पर्धा है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हर समाज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो सार्वभौमिक प्रक्रिया हो जाएगी और निरंतरता इसमें देखने को मिल जाएगी। अवैतिक प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा, नियमों पर ही आधारित होती है। संघर्ष में नियम जैसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन में नियम कानून की व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, नियमों के अंतर्गत ये प्रक्रिया चलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। क्या है, एक व्यक्ति ना तो केवल मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक, वरन ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। अब यहाँ बताना है ये गलत है, सही है, अंशतः सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति है वो ना तो जब जन्म लेता है ना तो वो मानव होता है और ना ही वो सामाजिक, ये दोनों ही वो बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। अब ये कहना सही है, ये तर्क सही है, ये कथन सही है, गलत है, अंशतः सही है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा? तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अधिकरण यहाँ पर क्या है? अभिकरण है, ठीक है, अभिकरण क्या है? स्कूल, परिवार, पड़ोस या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अभिकरण इनमें से कौन है? स्कूल, परिवार, पड़ोस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सोशल कंट्रोल की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से E.A. रॉस ने की थी। इनकी बुक का भी नाम है सोशल कंट्रोल। ऐसी शक्तियां, नियंत्रण ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा समुदाय सदस्यों को अपने अनुरूप बनाता है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवार, फैमिली हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। ऑप्शन है, संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति अच्छी है जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। जो सभ्यता है वो प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। एंड लास्ट में है, सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। तो यहाँ पर सभ्यता और जो संस्कृति है उसमें जो अंतर है वो कौन सा दर्शाता है, कौन सा सही है? तो क्या होगा, संस्कृति अभौतिक है और सभ्यता क्या होगी, भौतिक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की कौन सी बुक है जिसमें बात की गई है कर्म के सिद्धांत की? ऑप्शन हैं रामायण, उपनिषद, वेद, भगवत गीता। रामायण, उपनिषद, वेद, भगवत गीता। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? भगवत गीता हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? एक हिंदू के इनमें से सामाजिक जीवन के, हिंदू का जो सामाजिक जीवन है उसमें से आश्रम बताना है कौन सा है? वृद्ध आश्रम, विधवा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर संन्यास आश्रम या फिर अनाथ आश्रम। तो क्या होगा, सभी को पता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? ऑप्शन है गिलिन एंड गिलिन, लेविस-पोजर, ए.आर. देसाई, कार्ल मार्क्स। संघर्ष के दो प्रकार, यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी। गिलिन एंड गिलिन, लेविस-पोजर, ए.आर. देसाई, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में है। क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेविस-पोजर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनकी बुक है जिसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी हुई है, संघर्ष का सिद्धांत दिया हुआ है। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बुक भी पूछी जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा बुक का नाम, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट।
और कोजर को प्रकार्यात्मक संघर्षवादी कहा जाता है। ऐसे भी करके पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन प्रकार्यात्मक संघर्षवादी है, तो लेविस कोजर है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने विवेचित किया है, किसने परिभाषित किया है, किसने कहा है प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कोजर, ग्रीन, गिलिन एंड गिलिन। मैक्स वेबर, कोजर, ग्रीन, गिलिन एंड गिलिन ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैक्स वेबर ने जो प्रतिस्पर्धा या जो प्रतियोगिता है उसके दो प्रकार बताए थे। एक बताया था नियंत्रित प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, और जो दूसरा था अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। तो नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस तरीके की सामाजिक प्रक्रिया में आएगा? कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।